दोस्तों, पिछली कई दहाइयों से जंगो जदल में उलझे फलस्तीन में खून खराबे का जिम्मेदार और कसूरवार कौन सा मुल्क है? इसराइल का दरीना इत्तेहादी मुल्क अमेरिका या फिर बरतानिया? उस मुल्क ने कैसे अपने जाती फायदों के लिए फलस्तीन में दो कौमों के दरमियान तनाजा की बुनियाद रखी, जो कि आज तक ये मुकद्दस सरजमीन भुगत रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी, एक यहूदी सहाफ़ी और सियासी कारकुन थियोडोर हर्जल की तख्लीक करदा सहूनी तहरीक के नतीजे में 1948 में दुनिया के नक्शे पे इसराइल के नाम से एक मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, और इस मुल्क के क़याम से लेकर आज तक फ़लस्तीनी अवाम अपने हकूक़ के लिए इसराइल से जंग लड़ती आ रही है। वो हकूक़ जिन्हें ज़बरदस्ती के मुसल्लत शुदा मुल्क की सूरत में इसराइली सहूनी यहूदी सलब करते आ रहे हैं, वही हकूक़ जिनके सलब होने पर बानिय पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बरमला कहा था कि रियासत इसराइल उम्मत मुसलमा के सीने में सहूनियों की तरफ से गोंपा हुआ एक खंजर है, जिसे रियासत पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। नाजरीन, पिछले तकरीबन एक माह से जारी फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। देखने और तज्जिया करने से पता चलता है कि कौन कौन से ममालिक फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं और कौन कौन से ममालिक इसराइली सफ़ों में खड़े हैं। लेकिन किसी भी चैनल, अखबार या टॉक शो में इस दो रियासती तनाज़ा की असल जड़, हकीकी ज़िम्मेदार और कसूरवार मुल्क ज़ेर बहस नहीं आ रहा। दोस्तों, जंग अजीम अव्वल के दौरान फ़लस्तीनी रियासत उस वक्त की लीडिंग एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर कंट्रोल था। सल्तनत उस्मानिया के साथ बड़े यूरोपीय ममालिक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया और हंगरी थे, तो दूसरी तरफ रशिया, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका थे। इतनी बड़ी जंग में सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, और उस सल्तनत की गिरती साख को देखते हुए एक बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने शरीफ मक्का शरीफ हुसैन को सब्ज़ बाग दिखाकर बहकाया और वादा किया कि तुम्हें अरब सरजमीन का कंट्रोल दे दिया जाएगा, और इसी लालच में आकर शरीफ हुसैन ने अपनी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन जैसा कि दुनिया जानती है कि बरतानवी काबिज हुक्मरान किस तरह शातिर दिमाग हुआ करते थे, और इसी शातिर चालों से उस बरतानवी सल्तनत ने मुतअद्दिद ममालिक और रियासतों पर नाजायज़ कब्जे किए रखे। अपनी इसी रीत को बरकरार रखते हुए बरतानवी सल्तनत ने शरीफ हुसैन को धोखा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के बेशतर हिस्सा पर फैली ये वसीओ अरीज़ सल्तनत उस्मानिया ये जंग हार गई और कई टुकड़ों में बट गई, जिनमें मौजूदा दौर के तुर्की, सऊदी अरब, लबनान, शाम, उर्दन और इराक मार्ज़ वजूद में आए। दोस्तों, अपनी रवायती चालों से बरतानवी सल्तनत ने तुर्की के अलावा बाकी तमाम अलहदा होने वाले मुल्कों के बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स को बेतरतीबी के साथ तकसीम कर दिया, जिससे उन टूटने वाले मुल्कों के दरमियान तनाज़ात पड़ने लगे, और इन्हीं मुल्कों में एक फ़लस्तीन भी था। नाज़रीन, अपने शातिराना चालों और चालाकी से बरतानवी सल्तनत, जिसने हमेशा डिवाइड एंड रूल के असूल पर काम किया हो, वो ये बात भी अच्छी तरह समझते थे कि हमेशा की तरह उन मुल्कों को बॉर्डर्स में उलझाकर ही अपना मकसद यानी कि कब्ज़े को पूरा कर सकेंगे। लिहाजा इस केस में भी बरतानवी सल्तनत ने ऐसा ही किया, जिससे सल्तनत उस्मानिया के टूटे हुए इस पूरे खित्ते के अंदर सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी बहरान पैदा हो गया, और पूरे अरब खित्ते को कंट्रोल करने की बुनियाद डाल दी गई। नाज़रीन, बरतानवी और फ्रांसीसी सल्तनत की इकट्ठी लड़ी गई इस जंग के दौरान सेक्यूस पेकॉट नाम से एक मायदा हुआ, जिसके तहत सल्तनत उस्मानिया से टूटे मुल्कों को वो आपस में तकसीम कर लेंगे, और बगैर किसी कौमियत लसानियत की परवाह किए ये तकसीम की गई। होना तो ये चाहिए था कि हर इलाका उसमें रहने वाली मखसूस ज़ुबान और कौम के लिहाज से तकसीम करके बॉर्डर खींचे जाते और एक मुकम्मल रियासतें बनाई जाती, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। बेतरतीबी से खींचे गए बॉर्डर्स के नतीजे में एक मखसूस ज़ुबान और कौम के लोग आधे बॉर्डर की इस पार रह गए और आधे उस पार। नाज़रीन, इस सारे खेल के पीछे बरतानवी सल्तनत का एक और भी हदफ था, और वो था सुएज़ कनाल। आखिर ये एक छोटी सी नहर बरतानवियों के लिए क्यों इतनी अहम थी? वो इसलिए कि बरतानवी ताजर हमेशा से बहर हिंद और मेडिटेरियन सी से जुड़े ममालिक के साथ तजारत और दीगर कारोबारी सरगर्मियाँ इसी शॉर्टकट नहर के जरिए किया करते थे, क्योंकि मतबादल रूट उन्हें बहुत महंगा पड़ता था। नाज़रीन, फ़लस्तीन एक ज़माना में यहूदियों का गढ़ था, जिससे यहूदियों को मुल्क बदल करने के बाद ये यहूदी यूरोप के बहुत से ममालिक की तरह बरतानिया में भी रहाइश पजीर हो गए। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया को लीड कर रहे थे, उन्हें बरतानिया ने बेइंतहा कोशिशों और मराहत के लालच दिए, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीन का सौदा न किया, तो ना उम्मीद होकर बरतानवी राज ने अरबों में बगावत करवाकर सिविल वार शुरू करवा दी, और उसी बगावत के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद यहूदियों को अपने आबाई वतन में आने की राह हमवार होती दिखाई दी, और इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। और इन्हीं में से एक थियोडोर हर्जल ने सहूनी तहरीक यानी कि ज़ायनिज़्म की बुनियाद डाली, जिसके तहत यहूदियों ने मुतालबा किया कि हमें हमारा वतन वापस चाहिए,
उस वक्त फ़लस्तीन में 87% मुसलमान और सिर्फ 3% यहूदी थे। और अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन में मुस्लिम रियासत की बजाय यहूदी रियासत का क़याम बरतानवी सल्तनत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। इसलिए बरतानवी हुक्मरानों की तरफ से लगातार इन यहूदियों को सपोर्ट मिलती रही। और फिर अपने सियासी फ़ायदों के लिए बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर्ड ने ब्रिटिश कम्युनिटी के एक अहम यहूदी रुकन वाल्टर रॉथस्चाइल्ड को एक खत लिखकर यह वादा किया कि हम यहूदी कौम को अपनी अलग रियासत बनाने में मदद करेंगे। जंग में अपने इत्तेहादी फ्रांस के साथ बरतानवी सल्तनत ने फ्रांस से एक दरख्वास्त की कि शरीफ मक्का को अरब कंट्रोल देने का जो वादा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी में हमारा साथ दोगे तो बदले में हम आधे अरब मुल्क आपको दे देंगे। और वक्त के साथ साथ गैर मुल्की इमदाद के तहत फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगे और उन्हें अपने घरों से निकाल कर खुद रहने लग गए। और फिर देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन में मुसलमानों की आबादी कम होती हुई अक़लियत में बदल गई और उसका कसूरवार कोई और मुल्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ बरतानिया था। जी हाँ, बरतानिया। यही फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बरसों से चलती आ रही जंग और खून खराबे का असल ज़िम्मेदार है। अपने फ़ायदे के लिए जिसने यहाँ के मुकामी अफराद की ख्वाहिश और हकूक़ की परवाह किए और उनकी मर्जी जाने बगैर सिर्फ एक खत पर उनका मुल्क यहूदियों के हवाले कर दिया। और उसी के बुनियाद पर आखिरकार तंग आकर 1936 में फ़लस्तीनी अवाम ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया, जिसे बरतानिया ने बगावत का नाम देकर कुचलने की भरपूर कोशिश की और सरकर्दा लोगों को फांसियां भी दी। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और आखिरकार दहाइयों से जंगें लड़ता आ रहा बरतानिया थक गया और उसने 1942 में फ़लस्तीनी मुसलमानों और यहूदियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और खुद साइड पर हो गया। और फिर दोनों अलग अलग मज़ाहब की हामिल कोफ्तों के दरमियान एक नफरत की खलीज पैदा हुई जो वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी और आज तक जारी है। इसी इंस्टेबिलिटी और कन्फ्लिक्ट का ये मामला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में गया, जिसने इंसाफ का ड्रामा करके फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा यानी कि 55% यहूदियों को जबकि 45% मुसलमानों को दिया गया। उस सारे ड्रामे में मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस यानी कि यरूशलेम पर किसी को कंट्रोल न दिया गया, बल्कि ये दोनों को दे दिया गगया। तो उस वक्त तादाद में ज़्यादा होने की वजह से फ़लस्तीनी मुसलमानों ने उस तकसीम को कबूल न किया और ना ही आसपास के अरब मुल्कों ने तस्लीम किया। लिहाजा 1967 में अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान एक जंग हुई और 5 अरब मुल्कों ने इसराइल पर हमला कर दिया। साइज में दिखने वाली ये छोटी सी सुकूनी रियासत के बारे में सबकी गलतफहमी यही थी कि ये हमारा हमला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और इसराइल अमेरिका और अपने दीगर इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक की मदद से इन अरब मुल्कों को शिकस्त देकर फ़लस्तीन के 75% हिस्से पर काबज़ हो गया। नाज़रीन, इसके बाद 1971 में इसराइल की फिर से अरब मुल्कों के साथ जंग छिड़ गई और उसने मजीद हिस्सों जिनमें गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम शामिल थे पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। उसके बाद चलते चलते फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तहरीक शुरू हुई और 2006 में होने वाले इलेक्शन जीतकर इस पार्टी ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और गजा पर एक मिलिटेंट जमात जो कि हमास के नाम से जानी जाती है अपना होल्ड बना लिया। और फिर इस जमात हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ जो कि आज तक जारी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमाए, उन्हें आलम कुफर से मिलने वाली तकलीफ़ों से निजात दे और उनके बुनियादी हकूक़ बहाल करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।